हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। ट्रायंगल क्या होता है, इसके बाद हमने क्वाड्रिलेटर पढ़ा। क्वाड्रिलेटर के पढ़ने के बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है सर्किल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्किल की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले सर्किल की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सर्किल का बेसिक इंट्रोडक्शन और सर्किल में एक टर्म्स होती है आर्क, चाप, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा सर्किल में, वो होगा आपका चौड़ जीवा। आज हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे कि जीवा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जीवा क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्किल के अंदर सरकमफेरेंस के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन आपकी जीवा कहलाती है। जैसे ये कोई सर्किल है, तो ये आपका ए और बी कोई लाइन है। ये सरकमफेरेंस के ये बिंदु और ये बिंदु, इसको इस लाइन ने मिलाया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी चौड़ या जीवा है। तो अब देखिए इससे संबंधित क्या क्या नियम है। तो पहला नियम ये है कि सेंटर ओ बिंदु की सेंटर से ए बी जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। कि सेंटर से ये ए बी है, इस ए बी के बिल्कुल जस्ट मध्य बिंदु सी, मतलब ये दोनों लाइन बराबर है, तो इनको मिलाने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है। ये इसका पहला नियम है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटर से किसी जीवा पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट सकता है। दोनों नियम एक दूसरे के सिक्वल है। आप देख सकते हो कि सेंटर से किसी जीवा पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मतलब जीवा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। या फिर सेंटर से किसी जीवा के मिड पॉइंट पर लाइन मिलाई जाए तो वह लाइन उसका परपेंडिकुलर होती है। दोनों बातें ही सही हैं। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे मैंने इसको मिलाया और इसको मिलाया, तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल ओ बी सी में आपको पता है ए सी और बी सी बराबर है। ए सी बराबर बी सी क्यों है? क्योंकि आपसे पहले कह दिया मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो दोनों लाइन बराबर होंगी। दूसरा कह रहा है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आर है, त्रिज्या बराबर होती है। तीसरा ओसी दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, तो यदि इनकी तीनों भुजा बराबर, तो तीनों कोण भी क्या होंगे? तीनों करस्पेंडेंस एंगल भी क्या होंगे? आपके सब बराबर होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 90, और ये भी कितना आ जाएगा? आपका 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यदि सेंटर से किसी सामने वाले जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वह जीवा दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। इसको हम RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं। RHS से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो दोनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर इक्वल भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला नियम देखिए। अगला नियम ये कहता है कि जैसे अगर माना कि आपके दो जीवा आपको ए बी और ए सी, ये दोनों दो जीवाएं और दोनों जीवाएं समान लेंथ की है, दोनों इक्वल है, तो ए से अगर सेंटर को हम मिला देते हैं
तो वो ए ओ वो आपस में क्या होंगे, एंगल बाइसेक्टर होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये आपका सर्किल है और यहाँ पे ये आपका ए पॉइंट है और इस तरह से ये ए बी और इस तरह से ये ए सी, ये दो जीवाएं ए बी और ए सी दोनों आपकी बराबर है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको एक काम को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ इस तरह से यहाँ पे, ये और ये आपका क्या है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, तो जी ओ ए होगा ना, ये ए ओ, ये क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। मतलब ये भी आपका एक्स होगा और ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे एक्स होगा। ये क्या होगा, बिल्कुल ए ओ क्या होगा आपका यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होगा। यदि आपकी ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं और दोनों सेम लेंथ की है, दोनों समान लंबाई की है और ए बिंदु से ओ बिंदु इसके सेंटर पॉइंट को मिलाया, तो ए ओ क्या होगा आपका यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, ये है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर होगा, क्यों होगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ में आप देखोगे यहाँ पे ए बी और ए सी ये दोनों आपको बराबर दिए गए हैं, ये दोनों आपको यहाँ पे बराबर दिए गए हैं। दूसरा आपको पता है बी ओ और ओ सी, ओ बी और ओ सी ये दोनों क्या यहाँ पे आर है और ए ओ दोनों में क्या आपके यहाँ पे कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जो इनके करस्पेंडेंस एंगल होगा वो भी क्या होगा आपका दोनों का यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ए ओ क्या होगा आपका यहाँ पे कोण संधिभाजक होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। इसी का दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में दो जीवाओं का इंटरसेक्ट पॉइंट, दो जीवाओं का इंटरसेक्ट पॉइंट, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, उससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये आपका सर्किल है। क्वेश्चन ये था कि ये आपकी दो जीवाएं हैं ए बी और सी, ये आपके दो जीवाएं हैं और ये आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट है ओ, और इसको आगे इस तरह से ले गए यहाँ पे डी तक। और सवाल में दे दिया कि एडी व्यास है, डायमीटर है और ए ओ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, ये आपको दे दिया यहाँ पे। तो आपसे पूछा कि पहला ऑप्शन पूछ लिया आपसे कि बताइए ए बी ग्रेटर देन ए सी, दूसरा ऑप्शन पूछ लिया ए सी ग्रेटर देन ए बी, तीसरा ऑप्शन पूछ लिया ए बी बराबर ए सी और चौथा ऑप्शन पूछ लिया ए बी परपेंडिकुलर ए सी। इस तरह से आपसे चार चीज पूछ ली है क्वेश्चन देकर कि ए डी आपका व्यास है, व्यास मतलब वो एक जो दो जीवाओं का इंटरसेक्ट पॉइंट ए है, इससे जो लाइन निकल रही है वो केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, इसका मतलब ये है। दूसरा ए ओ मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी क्या आपका एक्स है। तो आपसे पूछा कि बताइए इन दोनों जीवाओं के बीच में क्या संबंध होगा, ये जीवा इससे बड़ी है या फिर ये बड़ी है, या ये दोनों बराबर हैं या आपस में ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो क्या सही होगा। तो आपको पता है इसका आंसर आएगा आपका ए बी बराबर ए सी। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर दो जीवाएं समान लेंथ की हैं तो उनका इंटरसेक्ट पॉइंट अगर ओ से निकलता है, सेंटर पॉइंट से निकलता है, तो वो आपस में क्या होंगी, एंगल बाइसेक्टर होंगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह से एंगल बाइसेक्टर दिया गया है तो ये दोनों जीवा क्या हो जाएंगी, आपकी सेम लेंथ की हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आपका सेकंड पॉइंट था। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया है इसी का एक दूसरा रूप भी होता है, जैसे ये पढ़ाया
इसका दूसरा रूप क्या होता है, वो भी क्या बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये आपका सर्किल है और यहाँ पे आपको ये ए और बी दो जीवाएं दे दी, ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, ये ए बी और ए सी दोनों जीवाएं हैं और यहाँ पे कह दिया कि ए बी बराबर क्या हुआ आपका ए सी है और ये क्या आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट ओ है और इन दोनों को यहाँ पे मिला दिया तो भी क्या होगा यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये एक्स है तो ये भी क्या होगा आपका यहाँ पे ये एक्स होगा और यहाँ पे ये भुजा दोनों बराबर, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है तो ये क्या होगा इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों आपके दोनों सेम ही है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। दो पॉइंट आपका कंप्लीट हो गए और इसमें एक क्वेश्चन भी आपको करा दिया, छोटा सा क्वेश्चन था। तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि दो जीवाएं सेंटर से अपोजिट दूरी पर है तथा दोनों इक्वल लेंथ है, यदि दोनों इक्वल लेंथ है तो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है आपका और यहाँ पे कह दिया कि दो, ये आपका पॉइंट ओ है, ये सेंटर पॉइंट है और इससे कह दिया कि दो जीवाएं, यदि दोनों दो जीवाएं जो इससे अपोजिट दूरी पर है, अपोजिट मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों अपोजिट दूरी पर है तथा दोनों इक्वल लेंथ है, मतलब ये ए बी और ये सी डी, ये ए बी और सी डी दो लेंथ है जो कि केंद्र बिंदु से अपोजिट दूरी पर है और कह दिया कि दोनों इक्वल लेंथ है, मतलब ए बी बराबर सी डी दोनों इक्वल लेंथ है। तो इसका आगे क्या होगा कि आगे दो जीवाएं जो दोनों सेम लेंथ की हैं और दोनों इक्वल, दोनों अपोजिट दूरी पर है, केंद्र बिंदु से दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जीवाएं केंद्र बिंदु से सेम डिस्टेंस पर होंगी। सेम डिस्टेंस से मतलब कि ये ओ से ये माना कि एक्स पॉइंट है और ये क्या आपका वाई पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ओ एक्स बराबर ओ वाई होगा। ये है कि अगर आपकी ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, दोनों अपोजिट दूरी, दोनों अपोजिट हैं और दोनों सेम लेंथ की हैं, तो केंद्र बिंदु से दोनों जीवाएं सेम डिस्टेंस पर होंगी। क्या होंगी आपकी, दोनों जीवाएं सेम डिस्टेंस पर होंगी, ओ एक्स बराबर ओ वाई आपका होगा। अब देखो ये कैसे आएगा, कैसे होता है ये, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इनको मिला देता हूं मैं यहाँ पे, हम बात करते हैं ऐसा क्यों आ भाई, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पे इन दोनों को मिला देता हूं और देखते हैं हम ट्रायंगल ओ वाई बी और ट्रायंगल ओ एक्स डी, ट्रायंगल ओ वाई डी और ओ एक्स डी में आप देखोगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इसका ये ओ बी और इसका ये ओ डी दोनों क्या पे बराबर है, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पे त्रिज्या है इसलिए बराबर होंगे यहाँ पे। दूसरा आपको पता है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे मैंने ओ से एक्स पर ये एल्टीट्यूड डाला, माना कि क्या डाला मैंने यहाँ पे एल्टीट्यूड डाला, ये 90 डिग्री है और ये भी क्या आपका 90 डिग्री है, ये दोनों क्या यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है। तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि किसी सेंटर से किसी जीवा पर मैं 90 डिग्री लंब डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी बराबर भागों में बढ़ जाएंगी। तो मतलब ये पूरा का पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका भाई a/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका a/2। तो मैं कह सकता हूँ कि by और xd ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे a/2 और a/2, क्योंकि सवाल में पहले बोल दे दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो ये भी आधा और ये भी आधा बराबर a/2। एक चीज़ है समझ में। तीसरा आपको पता है पे एंगल y कितना दे रखा है 90 और यहाँ पे एंगल x कितना दे रखा है 90, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि O से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल y और एंगल x
दोनों क्या दे रहा है आपको यहाँ पे 90। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आर एच और एस से, आर एच और एस से, आर मतलब दोनों का राइट एंगल 90 डिग्री, एच क्या हो गया दोनों का ओ बी, ओ बी ओ डी, ये क्या हो गया आपका एच हो गया, ये तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया एच कर्ण हो गया, ये वाला कर्ण दोनों का बराबर, और एस, एस क्या इन दोनों के, ये दोनों की संगत भुजा, ये दोनों एस ये भी बराबर होगी। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वंगसम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल की ये भुजा और इस ट्रायंगल की ये भुजा मतलब ओ एक्स और ओ वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल, यदि किसी सर्किल में केंद्र बिंदु से अपोजिट दूरी पर दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं अगर बराबर बराबर है, दोनों जीवाएं बराबर बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जीवा और ये सीडी, ये वाली जीवा भी इस सेंटर पॉइंट से दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगी। ठीक है दोस्तों, ये नियम आगे समझ में। इसी तरह से हम इसमें दूसरा नियम भी कह सकते हैं, इसी का ही दूसरा रूप है। इसका दूसरा रूप यह है कि यदि किसी सर्किल में दो जीवाएं सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं तो वो दोनों जीवाएं क्या होंगी आपस में बराबर बराबर होंगी। मतलब जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये आपका कोई सर्किल है और यहाँ पे मेरी ए बी जीवा और ये कोई सी डी जीवा, ये ए बी जीवा और ये सी डी जीवा, और ये सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पर है, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, दोनों सेंटर पॉइंट से ये दोनों जीवाएं सेम डिस्टेंस पर है। यहाँ से जितना ये पॉइंट जितना दूर है इतना ही ये पॉइंट इतना दूर है, ये पॉइंट जितना दूर है उतना ही ये पॉइंट दूर है। तो मैं कह सकता हूँ जब दोनों सेम डिस्टेंस पर है तो दोनों जीवाएं भी क्यों होंगे आपस में यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें कह सकते हैं कि अगर दो जीवाएं किसी सर्कल में दो जीवाएं केंद्र से सेंटर पॉइंट से अपोजिट है और दोनों जीवाएं बराबर हैं तो वो दोनों जीवाएं सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगी। या फिर किसी सर्किल में दो जीवाएं सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हैं तो वो दोनों जीवाएं सेम लेंथ की होंगी। तो उम्मीद है दोनों नियम आपको क्लियर हो गए। चलिए अगला नियम की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये दोनों आपका इसमें बराबर कैसे होंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बराबर क्यों होंगे। इसका कारण देखते हैं हम कि दोनों बराबर क्यों होंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे ट्रायंगल ओ सी डी में, ट्रायंगल ओ सी डी और ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, इन दोनों में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ कि ओ सी डी की इसकी लेंथ ओ सी और इसकी लेंथ ओ ए दोनों बराबर है, क्योंकि हमको दिया गया है, बताया गया है पहले से, और बराबर भी होंगी क्योंकि ये भी आर है और ये भी क्या आपका यहाँ पे आर है। तो दोनों क्या होंगे यहाँ पे आर आर बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से ओ बी और ये ओ डी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में यहाँ पे बराबर बराबर हो जाएंगे। ओ बी और ओ डी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे त्रिज्या है। और आपको पता है कि ये क्या आपके यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष भूमिक कोण है, क्या आपके यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष भूमिक कोण। तो ये इस ट्रायंगल का ये कोण, इस ट्रायंगल का ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये भुजा और इसकी ये भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। ये हम RHS से इसको हमने प्रूव कर दिया, ये भी आपको समझ में आ गया और ये भी आपको समझ में आ गया। दोनों नियम एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो चलिए अगले नियम की बात करते हैं यहाँ पे। अगला नियम कहता है कि यदि किसी सर्किल की दो जीवाएं, अगला नियम कहता है कि यदि किसी सर्किल की दो जीवाएं उस सर्किल के अंदर काटे या उस सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पर काटे तो उनके द्वारा बने गए आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे, जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, तो ये कह रहा है
कि इसमें माना कि ये दो जीवा हैं, ये ए और बी हो गया, और ये दूसरी जीवा है सी और डी हो गया। ये दो जीवा है, या तो ये सर्किल के किसी अंदर किसी पॉइंट पी पर काटे, या फिर यही दोनों जीवाएं सर्किल के किसी पॉइंट, सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पी पर काटे। इस तरह से ये पी हो गया, ए बी, और ये सी और डी। ये दोनों जीवाएं या तो आप सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पी पर काटें या सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पी पर काटें, तो हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा बने गया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले तो मैं आपको ये प्रूव करता हूँ, उसके बाद ये प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पी ए और ये पी बी। तो हमने माना कि यहाँ पे कोई आयत बना दिया, ये पी ए और ये पी बी। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई आपका यहाँ पे, पी ए गुणा में पी बी होगा, और ये पी सी एक दूसरा आयत ले लिया, इसकी लेंथ पी सी, ये वाली पी सी है, और ये पी डी लेंथ है। तो इसके द्वारा जो आयत बना होगा वो क्या होगा, ये होगा, उसका क्षेत्रफल ये होगा। तो इन दोनों के द्वारा बने गए जो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर बराबर होगा। तो इससे मैं ये नियम निकाल सकता हूँ कि पी ए बराबर पी बी, पी ए गुणा में पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी, ये होगा आपका। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि यदि किसी सर्किल के अंदर दो जीवाएं उस सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पी पर काटे, तो पी ए गुणा में पी बी, पी सी गुणा में पी डी, ये आपका बराबर होगा। मतलब अगर जैसे पी ए बराबर अगर आपका 4 दे दिया और पी बी बराबर अगर आपका 3 दे दिया, तो 4 गुणा 3 12 होता है। और पी सी बराबर अगर आपका माना कि 6 दे दिया, पी सी बराबर 6, या फिर आप एक काम करो, चलो हाँ 6 2 ले लो इसको, पी सी बराबर अगर आपको मान लो 2 दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि बताइए पी डी बराबर कितना होगा। तो आपसे पी डी बराबर पूछेगा, पी डी बराबर कितना होगा। तो देखिए 4 गुणा में 3 बराबर 2 गुणा में पी डी, 2 गुणा में पी डी। तो कितना आ जाएगा भाई आपका, ये पी डी बराबर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पे 6। ये 6 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आप समझ गए कि यदि दो जीवाएं सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पी पर काटें, तो पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी होगा। ऐसा क्यों होगा, चलिए इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्यों होता है ये, देखो अगर जैसे माना कि मैं ये पॉइंट, ये लाइन दोनों की मिला देता हूं, ये दोनों लाइन मैंने यहाँ पे मिला दी, ठीक है ना। ये दोनों लाइन मैंने यहाँ पे जैसे मिला देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर ये कोण थीटा होगा, तो ये कोण भी क्या होगा आपके यहाँ पे थीटा होगा। और अगर ये कोण अल्फा होगा, तो ये कोण भी क्या होगा आपके यहाँ पे अल्फा होगा। और अगर ये माने ये दोनों क्या आपस में यहाँ पे एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी शीर्ष भूमि दोनों कोण है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपका पॉइंट पी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये कोण इसके बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर, और ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल पी सी बी और ट्रायंगल पी ए डी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, इनका बराबर बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात देखूंगा, तो इस ट्रायंगल की मैं बात करूं पी सी बी में, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है भाई आपकी पी बी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या आपके यहाँ पे पी बी है, और यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा क्या आपके यहाँ पे पी डी है। तो मैं लेता हूँ पी बी बटे पी डी, क्योंकि दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे लेता हूँ अल्फा के सामने वाली भुजा कितनी है आपकी भाई यहाँ पे पी सी है, और यहाँ पे अल्फा के सामने वाली भुजा क्या है यहाँ पे ए पी है। तो इनका मैं लेता हूँ यहाँ पे अनुपात लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे पी बी पहले लिया, तो यहाँ पे पी सी लूँगा पहले मैं, पी सी बटे पी डी। अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है,
तो उनके संगत कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये मैंने आपको सिमिलर ऑफ ट्रायंगल जब मैंने आपको पढ़ाया था, मेरी 14वें नंबर की या 15वें नंबर की मेरी क्लास है, उसमें आप देखना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में मैंने आपको बहुत अच्छा डीपली और अच्छी तरह से समझाया हुआ है वहाँ पे। तो अब देखो ये दोनों का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो अब देखो आप पी बी गुना में पी डी बराबर पी डी गुना, एक मिनट को, ये ए पी होगा ना, ये ए पी होगा ये, तो पी बी गुना में ए पी लिखा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे पी डी गुना में ये पी सी होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है कि पी ए गुना में पी बी, पी ए गुना में पी बी बराबर पी सी गुना में पी डी, पी सी गुना में पी डी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, तो थीटा के एंगल के सामने वाली संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपको बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो दो जीवा हैं जो कि सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पर काट रहे हैं। यदि माना कि ये सर्कल के अंदर बाहर किसी पॉइंट पर काटे, तो फिर हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि यही दो जीवाएं सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर काटे, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो यहाँ पे ए बी सी और ये डी, और ये भार मिलते हैं, माना कि इस पॉइंट पर मिलते हैं, ये इस पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो अब देखो, तो मैं कह सकता हूँ पी ए गुना में पी बी, पी ए गुना में पी बी बराबर पी ए गुना में पी बी बराबर पी सी गुना में पी डी, मतलब पी सी गुना में पी डी, ये होगा आपका। अब क्यों होगा, तो देखो अगर हम इसको प्रूव करने चाहें तो कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन खींच ली मैंने इस तरह से। तो देखो हम इसको प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिए। कौन कौन से ट्रायंगल बना दिए मैंने यहाँ पे। अगर ट्रायंगल की हम बात करें, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिए मैंने यहाँ पे, ट्रायंगल पी ए सी, और इसी तरह से दूसरा ट्रायंगल बना दिया पी बी डी, ये ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों का सेम होगा, एंगल P बराबर एंगल P। ये बात आई समझ में। दूसरा, अगर माना कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे, ये भी थीटा होगा, मतलब इसका एंगल D और इसका एंगल A बराबर क्या होगा आपका, थीटा होगा। थीटा क्यों होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये थीटा, तो ये थीटा क्यों होता है। देखो आपको पता है कि डी सी ए बी, ये क्या यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 180 माइनस थीटा होगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 180 प्लस थीटा, 180 से 180 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। और अगर माना कि ये अगर अल्फा है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल संगत कोण बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एंगल के सामने वाली संगत भुजाओं का अनुपात में क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं थीटा के सामने कौन कौन सी भुजाएं भाई आपके यहाँ पे, थीटा के सामने भुजा एक तो कौन सी आपके यहाँ पे, थीटा के सामने पी से लेकर बी तक, और इसमें थीटा के सामने वाली कौन सी भुजा, पी से लेकर सी तक। और यहाँ पे अल्फा के सामने वाले कौन सी भुजा है, पी से लेके डी तक। और यहाँ पे अल्फा के सामने वाले कौन सी भुजा है, ए पी से लेकर ए तक, ये है। तो अब आप इनको बराबर कर लो, पी बी
बटे पी सी बराबर क्या होगा आपका पी डी बटे ए पी होगा या पी ए होगा। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके यहाँ पे ये आएगा आपके यहाँ पे ए पी गुणा में पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी। तो आप देखो पी ए बराबर गुणा में पी बी बराबर पी सी गुणा में पी डी। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है। उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे। ये तो थी कि किसी भी सर्किल में अगर दो जीवाएं सर्किल के अंदर किसी पॉइंट पर काटे तो क्या होता है, और सर्किल के बाहर अगर किसी पॉइंट पर काटे तो क्या रिलेशन आता है। अब हम बात करेंगे यदि किसी सर्किल में एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, एक जीवा और एक स्पर्श रेखा अगर सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पर काटे तो क्या रिलेशन सामने आता है, वो देखिए आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये था हमारा कि सर्किल के अंदर अगर दो जीवाएं अंदर किसी पॉइंट पर काटे और बाहर किसी पॉइंट पर काटे। अब बात करेंगे कि सर्किल के अंदर एक जीवा और एक स्पर्श रेखा अगर उस सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पर बिंदु पर काटते हैं तो क्या रिलेशन सामने आता है। जैसे ये आपका कोई सर्किल है, ये आपका कोई सर्किल है और यहाँ से मैं एक स्पर्श रेखा ले लेता हूँ इस तरह से। ये आपका टी पॉइंट है, टेंजेंट स्पर्श रेखा, और यहाँ से मैं एक स्पर्श और जीवा ले लेता हूँ इस तरह से। ये ए और ये बी हो गया और ये टी हो गया, और ये दोनों कहाँ काटे भाई आपके यहाँ पे पी पॉइंट पर काटे। तो रिलेशन आपके सामने निकल कर आता है पी टी स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका पी ए गुणा में पी बी। ये रिलेशन आपके सामने आप निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, हम इसकी बात करेंगे कि ऐसा ये यहाँ पे आया कैसे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे मैं ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा में पी बी होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में क्या डायरेक्ट ये रिलेशन आपसे पूछ लेता है, और कई एग्जाम में पूछा भी है कि डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछा है कई एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे ये आया कैसे यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर माने कि इस पॉइंट को मिला देता हूँ और इस पॉइंट को मिला देता हूँ तो मेरे यहाँ पे ट्रायंगल बन गए कितने, दो ट्रायंगल बन गए। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल पी टी ए, ट्रायंगल पी टी ए, और दूसरा ट्रायंगल बन गया मेरा ट्रायंगल पी टी बी। ये दो ट्रायंगल बन गए मेरे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे कि ये कोण अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई आपके यहाँ पे, ये एंगल भी क्या होगा आपके यहाँ पे थीटा होगा। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अगर ये एंगल टी बराबर एंगल बी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब ये दोनों थीटा क्यों होते हैं, ये होते हैं आपके अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर हम बात करें हिंदी में तो एकांतर खंड प्रमेय से, एकांतर खंड प्रमेय से ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर कैसे होते हैं ये बताऊंगा मैं जस्ट अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में जैसे ही आपका चोड़ खत्म हो जाएगा जीवा के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपका नया टॉपिक शुरू होगा सर्किल में टेंजेंट स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा में सेकंड नंबर पे यही पॉइंट है कि ये दोनों आपके बराबर कैसे होते हैं। तो उसमें अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा क्यों होगा। अगर ये माना कि आपका ले लेते हैं, चलो फाई ले लेते हैं, ये अगर आपका फाई है तो अब देखो तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आपको पता है ये थीटा और ये फाई, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण होगा। और बाह्य कोण क्या होता है कि दो किसी ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या होता है उसके अंदर अंत अभिमुख कोणों के बराबर होते हैं। ये थीटा और ये फाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल टी थीटा और इस ट्रायंगल का एंगल बी थीटा दोनों बराबर। और अगर मैं बात करूं
कि जैसे इस ट्रायंगल का कोण ए बराबर और इस ट्रायंगल का पूरे ट्रायंगल का बात करूं कोण टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, दोनों बराबर हो जाएंगे, थीटा प्लस फाई दोनों क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो इसको आप ऐसे लिख लो, इससे जल्दी समझ में जाओगे आप। ट्रायंगल पी ए टी, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बराबर में ट्रायंगल पी टी पी, दोनों क्या हो जाएंगे आपके थीटा प्लस फाई दोनों बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है ये महासेट जो तीसरा एंगल है ये तो कोण एंगल पी, ये दोनों ट्रायंगलों में सेम है, दोनों ट्रायंगलों में क्या ये सेम है, मतलब कि आपका ये कॉमन है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के संगत कोण अगर आपके बराबर हैं तो ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाए, सिमिलर हो जाएंगे, सॉरी, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल अगर आपके समरूप है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के एंगल के संगत कोण के सामने वाले संगत भुजाओं का रेशो अनुपात भी समान होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे थीटा के सामने, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका थीटा के सामने पी से लेके टी तक आ रहा है, पी टी आ रहा है, और यहाँ थीटा के सामने आपका क्या आ रहा है पी से लेकर ए तक आ रहा है, पी ए आ रहा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि थीटा प्लस फाई और ये थीटा प्लस फाई, इस थीटा प्लस फाई के सामने पी से लेकर बी तक आ रहा है, पी बी आ रहा है, और यहाँ थीटा प्लस फाई के सामने पी से लेकर टी तक आ रहा है, ये आ रहा है। तो संगत कोण हो गए और इनके सामने वाली संगत भुजाओं का रेशो भी आपका समान होता है। तो मैं लिख सकता हूँ पी टी बटा पी ए बराबर पी बी बटा पी टी, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इन दोनों को आप वजन गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी से पी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा में पी बी। सेम टू सेम यही वाला रिलेशन आपके यहाँ पर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी सर्किल की एक टेंजेंट और एक जीवा दोनों उस सर्किल के बाहर किसी पॉइंट पी पर मिलती है तो पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए गुणा में पी बी होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास स्पर्श आज जीवा की पहली क्लास थी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जीवा के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा सर्किल में ही टेंजेंट स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।